नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। और रीट प्री पेपर 2025 के लिए स्पेशल सामाजिक अध्ययन एसएसटी में आपका टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल यानी भारतीय राज व्यवस्था। उसके हम सभी टॉपिक कवर करेंगे 300 प्रश्नों के अंदर। और आपके टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान व लोकतंत्र, सरकार गठन व कार्य। तो इन टॉपिकों में से सभी प्रत्येक टॉपिकों से मैं प्रश्न बना के लेकर आया हूँ और पूछे गए हैं वो आपको करवाने वाला हूँ। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे तरीके से इन 300 प्रश्नों को पढ़ लो। और यहाँ से आपके 10 से 12 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। और इतने ही प्रश्न आते हैं, 10 से 12 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बस ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है, लेकिन लॉजिक वाले प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अच्छी तरीके से क्लास लगाएं। नए स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छी तरीके से देखना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों ने पहले से रीट की तैयारी कर रखी है प्री की, तो उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि उन्हें अब मौका मिल जाएगा एमसीक्यू प्रश्न करने का। तो अच्छे तरीके से पढ़ें और मेरे साथ रिवाइज करें। तो बात करते हैं आज के टॉप 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। तो सबसे पहले टॉपिक की हम बात करेंगे संविधान के निर्माण और विशेषताओं की। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सबसे पहले मैं ये दिनांक याद रखने आपको हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। तो 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष प्लस सदस्य सहित कितने व्यक्ति थे? 7 व्यक्ति थे। याद रखना है, कितने थे? 7 व्यक्ति थे। अब हम बात करें कौन सा सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो गया? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो तो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। 1, 2 और 3 हो गए। टोटल कितने थे? 7। यानी एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा 3 ये हो गए। इसके अलावा बी एन खेतान, एक तो थे बी एन खेतान भी थे। दूसरी हम बात करें डिप्पी खेतान, ठीक है, बी एन खेतान और डिप्पी खेतान। ये खेतान नहीं, यहाँ पे बी एन मुन एक मिनट रुकिए थोड़ा, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष आ जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में आ जाएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। उसके बाद में बात करूं अलादी कृष्णा स्वामी, ये आ जाएंगे अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर। दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर आ जाएंगे, ठीक है। के एम मुंशी, ये भी याद रखना है, के एम मुंशी भी है, ठीक है। और डीपी खेतान भी है, ठीक है, डीपी खेतान भी है। तो ये याद रखना है। ये सारे निर्वाचित थे, जितने भी थे ये निर्वाचित थे, लेकिन के एम मुंशी निर्दलीय थे, ठीक है। इनके स्थान पर एन माधवराव भी आए थे। एन माधवराव के स्थान पर ये के एम मुंशी आए थे। और डीपी खेतान निर्दलीय थे, टीटी कृष्णाचारी के स्थान पर आए थे। तो ये 7 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछे और भी समितियाँ थीं, जैसे संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न आता है संचालन समिति क्या थी? संचालन समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक थी प्रारूप समिति जो हमने बात कर ली, इसमें 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए, रीट प्री के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आएंगे। तो कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? सबसे पहले तो जो सूचियां हैं वो किस अनुसूची में? सबसे पहले हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, हम बात करेंगे इसकी 7वीं अनुसूची की हम बात करेंगे, जिसमें ये संघ सूची, राज्य सूची प्लस में समवर्ती सूची, ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है। याद रखना है, किसमें? 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 98 विषय हैं। राज्य सूची में 59 विषय हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और समवर्ती सूची में है 52 विषय। कितने हैं? 52 विषय हैं। अब इसमें पूछा है कि संघ सूची से संबंधित विषय नहीं है इनमें से, संघ सूची से
देखिए संघ सूची में कौन सा नहीं आएगा, जनसंख्या नियंत्रण नहीं आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है जनगणना। आपसे पूछे कि जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना तो आएगा संघ सूची का, ठीक है। और आपसे पूछे जनसंख्या, जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का है। किसका है, समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना। जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में देखिए समवर्ती शिक्षा में जो शामिल किए गए थे 5 राज्य सूची से, समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन था उस टाइम। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से कहाँ किए गए, समवर्ती सूची में शामिल किए गए, वो बताता हूँ। शिक्षा, अब वर्तमान में याद रखना है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 2 नंबर वन्य जीव, ये किसके है, समवर्ती सूची के है। फिर आपसे पूछे मापतोल, ठीक है, मापतोल किसका है, समवर्ती सूची का है। न्याय प्रशासन, ये भी किसका है, समवर्ती सूची का है। और एक जन कल्याण परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का है। तो ये पॉइंट आपको इतने याद रखने हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं भी समवर्ती सूची का है, विद्युत है, मजदूर है जो भी, तो ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला ये है हमारी रीट पात्रता परीक्षा 2025। जो भी साथी सामाजिक अध्ययन एसएसटी के टॉपिक वाइज टेस्ट निकालना चाहते हैं और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से करिए। मात्र 50 रुपये में अब आपको छूट दी गई है, पहले 100 रुपये की थी, लेकिन 50 रुपये में आपको लगभग सारे टॉपिक्स और एनसीईआरटी टेस्ट पूर्ण जो है सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो 15 दिन में 10 दिन में अच्छे तरीके से इनको निकालो और तैयारी करो। अगला देखिए प्रश्न, निर्वाचन से संबंधित एक टॉपिक है आपका। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान, जो टॉपिक है एसएसटी के अंदर वही मैं प्रश्न लेके आया हूँ, इसके अलावा कोई प्रश्न मैं लेके नहीं आया हूँ। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भाग 15 में। प्रश्न पूछा है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में स्थित है, आपसे पूछा जाए तो कौन से भाग में हो जाएगा, 15 भाग में। और अनुच्छेद कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है निर्वाचन आयोग है, 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया संविधान के अंदर। आपसे पूछे प्रश्न ज्यादातर ये आता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रखनी है, इस प्रकार के ज़्यादा रीट में प्रश्न आते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या बनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रथम निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो थे सुकुमार सेन प्रथम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछे कि त्याग पत्र किसको देगा ये निर्वाचन, तो ये राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों का गहन उद्यम स्वतंत्रता संघर्ष है, यह कथन न्यायाधीश पीएन मंगवती ने किस वाद में कहा था। ये वाद है मूल अधिकार से संबंधित, जहां से प्रश्न बन सकता है आपका। मूल अधिकार से प्रमुख जो है वाद है, तो ये हो जाएगा मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी का ये वाद प्रश्न इस प्रकार से नहीं आता, इनका प्रश्न लगभग आता है सन से पूछा जाता है। आपको एक साइड ये वाद दे देंगे और एक साइड सन दे देंगे आपको। तो मेनका गांधी वाद 1978, ये याद रखना है 1978 में। और मिनर्वा मिल्स वाद है ये 1980 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न आता है केशवानंद भारती बनाम, ये प्रश्न तो आता ही आता है, केशवानंद भारती बनाम विवाद केरल, ये प्रश्न आता ही आता है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है प्रत्येक टॉपिक में। तो 1973 में आया था केशवानंद, 1973 याद कर लेना। उसके बाद में एक आपको याद रखना है गोलकनाथ बनाम, ये पंजाब का था, कहाँ का था, पंजाब का था गोलकनाथ। ये आया था 1967 में, ठीक है, ये याद रखना है। और लगभग इतने ही है। मेनका गांधी वाला आ गया 1978 आ गया, ठीक है। और ये मिनर्वा मिल्स आ गया 1980, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। राजस्थान से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की, लोकसभा की बात करें सबसे पहले, लोकसभा संसद की बात करते हैं। संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, कौन सा होता है, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, कौन सा, राज्यसभा। इस संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 79 में। इस राज्यसभा का उल्लेख किसमें है,
80 में अनुच्छेद, इस लोकसभा का अनुच्छेद है 81 के अंदर। इस लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? इस लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, ये होता है उच्च सदन। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है, ये उच्च सदन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रथम सदन हो जाएगा, नहीं, ये सेकंड सदन होगा। क्या होगा? द्वितीय सदन कहते हैं इसको, और निम्न सदन को कहते हैं प्रथम सदन। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब बात आ गई कि लोकसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है? 25 सीटें, ठीक है, लोकसभा की। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। ये प्रश्न आता है बार बार, या दोनों को मिलाकर दे देगा कि लोकसभा, राज्यसभा या संसद में राजस्थान में सीटें कितनी हैं, तो 35 हो जाएगी वैसे पूछे तो। और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर। अब विधान सभा की हम बात करें, विधान परिषद की नहीं, विधानसभा की सीटें 200। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। किसकी? विधान सभा की। देखिए, हम बात बताता हूं आपको विधानमंडल की। इसमें होता है विधानमंडल। इस विधानमंडल के अंदर जो होते हैं 3 होते हैं विधानमंडल के अंदर। एक तो राज्यपाल होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, क्या होती है? विधान परिषद। इस विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में, राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में, विधानसभा का 170 में, और 169 में किसका है? विधान परिषद है। ये विधान परिषद का उल्लेख 169 में है। अब इस राज्यपाल आपको पता ही है। विधानसभा की बात करें तो 200 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है? 200 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है 200 सीटें का। और विधानसभा में टोटल कितनी, अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 500 सीटें। और न्यूनतम जो सीटें होती है वो 60 सीटें होती हैं। राजस्थान में 200 है और यूपी में 403 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रखें। इन 200 सीटों में से लगभग अनुसूचित जाति और जनजाति की भी सीटें होती है। हम बात करें अनुसूचित जाति की 34 सीट होती है, और अनुसूचित जाति की, जनजाति की 25 सीट होती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। बाकी जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ तक प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने चीज़ आपको बताई है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान की स्पेशल टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। लेना चाहते हो तो 100 रुपये में मात्र है, और सभी टॉपिक डाले हुए मैंने शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर और अंत तक जितने भी टॉपिक है सारी इसमें टॉपिक डाल दिए, मात्र 100 रुपये में है। और शिक्षा मनोविज्ञान अच्छे तरीके से टेस्ट निकाल सकते हो। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य, पक्का एक प्रश्न आएगा, फिक्स है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? ठीक है, तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब सबसे पहले मूल कर्तव्य की बात करें तो भारत में संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4 में। इसमें भाग 4 में है, और अनुच्छेद याद कर लेना 51 क, ऐसा का ऐसा सीधा प्रश्न आएगा 51 क। अब मूल कर्तव्य है तो ये लिए कहाँ से गए हैं? सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से जो है क्या लिए गए हैं? ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, संशोधन से जोड़े गए थे। उस टाइम थे 10, कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। कितने? ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। लेकिन ये 11वां जोड़ा कब गया? संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उस टाइम ये 11वां क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये प्रश्न आता है सीधा का सीधा कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, तो इसमें जोड़ा गया था। एक बात आपको याद रखनी है, क्या कि मूल कर्तव्य क्या है? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इस पर हम कोई वाद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यह दंडनीय नहीं है, बस इतना याद रखना है। सबसे पहले जो 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य रखे गए थे वो सरदार समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण से समिति। तो 8 प्रकार के, उसके आधार पर जो है 8 प्रकार के कर्तव्य माने गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मूल संविधान में ये 10 हो जाएंगे। अब मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने थे? 10 थे, और 86वें के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा, सीधा का है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूची की। इन भाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है? अनुसूची भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, आपसे पूछा है भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। अब प्रश्न पूछे कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12। आपसे पूछे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां,
वर्तमान वाली आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया इतना पॉइंट। अब बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इस 8वीं सूची में, 22 भाषाएं हैं। ये भी याद रखने, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 22 भाषाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है, इसने पूछा कि 8वीं अनुसूची में। फिर है 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उस टाइम जोड़ी गई थी एक तो कोंकणी, दूसरी मणिपुरी और तीसरी नेपाली। ठीक है, अब एक हुआ 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उस टाइम जोड़ी गई थी ये एक तो बोडो, याद रख लेना, ये बोडो, डोगरी और मैथिली, और एक आता है संथाली। ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 71वें में 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब इसमें पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। ये 71वां संविधान संशोधन 1992, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आपसे पूछा जाए कि 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये प्रश्न आएगा रीट के अंदर सीधा का सीधा। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये याद रखना है। और 8वीं अनुसूची का संबंध है 344 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद तक है, ये भी थोड़ा याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है, तो कौन सी धारा, 368 धारा, याद रखना है कौन सी धारा, 368। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंदर जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई, उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम जो मामला 1973 है वहाँ से ली गई थी। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, सीधा प्रश्न आ जाता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा तथ्य की बात करेंगे, आगे हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 300 प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, कहाँ का मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ से लिया गया है बताइए, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो रूस से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। हम बात करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का उल्लेख सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पे है, भाग 3 में है। किस में है, भाग 3 में मूल अधिकार है, नागरिकता भाग 2 में है, और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख किसमें है, मौलिक अधिकार में है। ये प्रेरित वैसे प्रेरित कहाँ से है, अमेरिका से है। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछे कि मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य हम बात करें, तो दोस्तों हम मूल अधिकार की यहाँ पे बात करें, लेकिन मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य है, वो रूस से लिए गए हैं। तो ये बात जो हम कर रहे हैं वो मूल अधिकार की कर रहे हैं। तो मूल अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये प्रेरित मूल अधिकार कहाँ से है, ये तो मौलिक कर्तव्य है रूस से, लेकिन ये प्रेरित कहाँ से है, अमेरिका से है। मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से है, और इसे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा वाद योग्य है, ये न्याय योग्य, इसमें वाद कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कुछ विवाद भी हैं, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967, मेनका गांधी वाद भारत सरकार 1978, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो ये मूल अधिकार। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य रूस से संबंधित है, रूस से लिए गए हैं, और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और आपको पता है मैंने सारी डिटेल पहले बता दी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पक्के आएंगे प्रस्तावना से, प्रस्तावना से 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इसने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो कब किया गया था, 40 में नहीं हो सकता, 42वां या 44वां, ज़्यादातर जो आंसर होगा ये होगा 42वां, या अपना होगा कौन सा, 46वां। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था।
ठीक है, बाकी आगे धीरे धीरे प्रश्न आ जाएंगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल अनुसूचियों की बात करेंगे, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। और मूल संविधान में आपसे पूछे तो 8 अनुसूचियां। इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, इसे हटा दिया गया है। वैधानिक अधिकार है, ये भी गलत है। कानूनी अधिकार है, ये सही है। तो एक नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? एक कानूनी अधिकार है। इस संपत्ति के अधिकार को पहले कहाँ पे डाला गया था? मौलिक अधिकार में था, लेकिन वहां से हटाकर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम इसका क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया 1978 में, और इसे क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे डाला गया भाग 12 में, और अनुच्छेद इसका है, प्रश्न पूछा जाए 300 क में इसका उल्लेख मिलता है, ये याद रखना है। 300 क में संपत्ति का अधिकार डाला गया है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 के अंदर। कब बना? 1950 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? तो 22 जुलाई 1947 को। याद रखना है, डेट है 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पथ निरपेक्ष जिसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याणकार शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न, ये सारे जो है इसमें। और इसके बाद में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे इस प्रस्तावना में। सबसे पहले समाजवादी शब्द जोड़ा गया था एक, और दूसरा शब्द जोड़ा गया था पथ निरपेक्ष। क्या? पथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता शब्द जोड़ा गया। तीनों याद रखनी है। प्रश्न सीधा पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? जोड़ा गए थे समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 3 जोड़े गए थे। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय है इसके अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता पूछे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्षमता पूछे तो 2 प्रकार की क्षमता है, और बंधुता 1 प्रकार की। इतना और याद रखना। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है ये लॉर्ड माउंटबेटन। बात किसकी कर रहा है? स्वतंत्र भारत की। तो उस टाइम थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको पता है कि संविधान की हम बात करें तो कुछ जो है समितियां बिठाई गई थी, कुछ बैठक बिठाई गई थी, कुछ मिशन भी आए थे, लेकिन हम लास्ट मिशन की हम बात करेंगे जो पास हुआ था, तो वो हुआ था, जैसे सबसे पहले शुरुआत हुई थी हमारे अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव आया 1946 में। उसने मांग रखी किसकी? संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, मार्च 1942 में, लेकिन यह भी असफल रहा। उसके बाद में एक आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया, और डेट भी याद रखनी है, मार्च 1946। मार्च 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया, और इसके तहत जो है संविधान सभा के निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया गया। फिर हम बात करें, मार्च 1946 आ गया। अब संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये प्रश्न आता है। गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को क्या है? संविधान सभा की स्थापना की गई, यानी गठन किया गया। ये प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को।
तो इसका आंसर 6 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ जो है संविधान सभा का गठन हो गया 1946। उसके बाद में कुछ बैठकें हुई। बैठकें में प्रथम बैठक हुई थी जो है 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी बैठक फिर हुई 11 दिसंबर को 1946 को ही चल रही है। फिर तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को 1946 में। फिर चौथी बैठक हुई 13 दिसंबर और फिर हुई अंतिम बैठक हुई, लास्ट अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1905 को क्या हुई, अंतिम बैठक हुई। इस बैठक के द्वारा ये सिस्टम सारा पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। ये पांचवी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या किया, इस 13वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर उद्देशिका और अपना क्या बना, ये प्रस्तावना बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। और अंतिम बैठक आपसे पूछे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, अगले कुछ पॉइंट हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये यहाँ पे दिसंबर कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को यानी इसकी स्थापना हुई। भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न यही पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। राजभाषा के लिए आयोग गठित करने के लिए 344 अनुच्छेद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षा का विषय सम्मिलित किया गया संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो याद रखना है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है किस अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक शक्ति है 7वीं अनुसूची के अंदर। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, किसका, भाषाओं का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। अगला प्रश्न देखिए, एक टॉपिक है आपका पंचायती राज या साहित्य स्वास्थ्य। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची या विशेष अधिकार की सूची में। तो पंचायती राज आ जाएगा अपना राज्य सूची का विषय है, क्योंकि जो टॉपिक है उनकी हम चर्चा कर लेंगे। अब बात करें पंचायती राज में टोटल विषय पूछे तो कितने विषय हैं, 29 विषय हैं टोटल। पंचायती राज में 29 विषय हैं। ठीक है, दूसरे आपसे पूछे कि इस पंचायती राज का जो उल्लेख है भाग 4 में है। ठीक है, ये याद रखना है भाग 4 में है और अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है, किसका, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ये भाग 4 के अंदर यह पूछे किस विषय में आता है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल होता है ये पंचायती राज भाग 4 के अंदर। पंचायती राज अधिनियम कब आया, ये पूछे आपसे कि पंचायती राज अधिनियम कब आया। पंचायती राज अधिनियम आया 1953 को। कब आया, 1953 को। इसे लागू कब किया गया इस अधिनियम को, 1 जनवरी 1954 को। 1 जनवरी 1954 को इसे लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब पंचायती राज से बात करूं तो पंचायती राज के अंदर कुछ समितियां आई, जैसे बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति की बात करें तो इसमें जो बलवंत राय समिति ने जो माना था वो सबसे बेस्ट था और था त्रिस्तरीय। इन्होंने माना त्रिस्तरीय पंचायत मानी, जिसमें इन्होंने कहा कि एक होगी जिला स्तर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समिति के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बैठाया गया, तो बलवंत राय समिति। ठीक है, ये 1957 में आई थी, 1957 के अंदर। दूसरा इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक खंड स्तर होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने माना कि एक ग्राम स्तर भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सबसे उचित माना था वो ब्लॉक स्तर को। तो ये तीनों त्रिस्तरीय ढांचा इन्होंने दिया था। ठीक है, उस टाइम में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक समिति आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, अशोक समिति। कौन सी, अशोक समिति। ये भी इसका संबंध कई बार इससे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है। अशोक समिति आई थी 1977 के अंदर। 77 के अंदर इसने रिपोर्ट दी 1978 के अंदर। उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसने 2 स्तर, इसने बताया 2 स्तर पंचायती राज। इसने कहा कि 2 स्तर होने चाहिए। जिला स्तर पर तो क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर तो होनी चाहिए जिला परिषद, और दूसरा इन्होंने बताया मंडल स्तर, मंडल स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति।
तो ये दो याद रखनी है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है अशोक समिति 1970 के आधार पर पंचायती राज के कितने स्तर बताए गए? 2 स्तर। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो 1957 वाली है उसमें 3 स्तर बताए गए जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति और आई जीवी राव समिति, एक समिति और आई जीवी राव समिति, इसने 4 स्तर बताए थे। इसने कितने? 4 स्तर बताए थे। तो ये पॉइंट हो जाता है और ये पंचायती राज अपना संघ सूची का विषय हो जाता है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कौन से जिले में हुआ और कब हुआ? ये प्रश्न तो पक्का बनता ही बनता है। तो नागौर के अंदर, और 2 अक्टूबर 1959 को ये डेट याद रखनी है कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कौन से जिले में हुआ? नागौर, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली का जो उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ब्रिटेन से। याद रखना, इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा स्त्रोत, संविधान के स्त्रोत व विशेषताओं से। तो संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं आपसे पूछे संविधान संशोधन की बात करें तो ये संविधान संशोधन जो भाग 20 अनुच्छेद 368 में, ये दक्षिण अफ्रीका से आया। भी कहाँ से आया है? दक्षिण अफ्रीका से आया इसकी जो विशेषता। फिर आपसे पूछे कुछ पॉइंट है, जैसे प्रस्तावना में एक शब्द है स्वतंत्रता है जो 5 प्रकार की है, एक शब्द है समानता जो 2 प्रकार की है, एक शब्द है बंधुता 1 प्रकार की। ये शब्द लिए गए हैं तीनों कहाँ से? फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। और तीनों शब्द कहाँ पे? संविधान की उद्देशिका में है। ये याद रखना है। एक शब्द आप बार बार पढ़ते हो कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, ये भी फ्रांस से है। एक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो फ्रांस से ली गई है। अब एक पॉइंट हो जाता है हमारा मूल कर्तव्य, जो हमने पढ़े थे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से। हमने पहले पढ़े थे सोवियत संघ से। फिर एक पंचवर्षीय योजना भी रूस से ली गई है। तो ये इतना पॉइंट याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको? तो लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले तो 81 के अंदर। राज्यसभा का 80 में है, तो 79 में संसद का। तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अब इसमें लोकसभा का उल्लेख की बात करें, इस 81 में लोकसभा का है, लेकिन जब लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र और जो भी पद त्यागपत्र है तब पद से हटाना है, वो है अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अब इसमें सिंपल सा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको देना पड़ेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ये पॉइंट बस उल्टा पुल्टा करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? यानी राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व जो है इसको भंग कर सकता है लोकसभा को, किसकी सलाह पर करेगा? तो ये किसकी सलाह पर करेगा राष्ट्रपति? ये करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये पॉइंट बनता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये प्रश्न बार बार आया था। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखना है, राष्ट्रपति राज्यसभा में प्रश्न आ रहा है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया 1962 के अंदर। कब किया गया? 1962 के अंदर। भारत का राष्ट्रपति किसकी चुनाव पद्धति द्वारा चुना जाता है? किस चुनाव पद्धति द्वारा चुना जाता है? तो ये पॉइंट याद रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव है होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति टॉपिक है हमारे स्पेशल। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित करता है? 2 सदस्य नामित करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य? 2 सदस्यों को क्या करता है? ये नामित करता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा के सभापति। लोकसभा के सभापति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सबसे पहले भाग बताइए कि कौन से भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व भाग हो जाएगा अपना 4। भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। भाग 1 में
ठीक है, राज्य से संबंधित, सीमाओं से संबंधित है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये याद रखने पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो किसमें, अनुच्छेद 51 क में। याद रखना है, मौलिक कर्तव्य किसमें है, अनुच्छेद 51 क में है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो दोबारा प्रश्न आ गया, तो अनुच्छेद 368 के अंदर भाग 20 में और 368 के अंदर अनुच्छेद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है धारा 370 के अंदर। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61। याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। बाकी राष्ट्रपति के अनुच्छेद अच्छे तरीके से पढ़ने आपको। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत जिसे कहते हैं अस्पृश्यता, तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाएगा? महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? अनुच्छेद 356। याद रखना है, ये बार बार प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद 356। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है? 89 यानी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया स्पेशल। संविधान के किस संशोधन से मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है? ये बार बार परी में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 91वां संशोधन याद रखना है आपको। संविधान के किस संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है? तो 91वां संशोधन। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और पूरी प्रक्रिया थोड़ी आप पढ़ लेना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये सीधा का सीधा प्रश्न बार बार आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है केसी नियोगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? मैंने आपको बताया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, निम्न में से सुमेलित करना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। अब देखो, एक आपको याद है प्रारूप समिति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप कर सकते हो। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 4। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी 3 बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्रारूप समिति का हमने पढ़ा, सी का 2 हो जाएगा। फिर 4 नंबर, अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 4-3-2-1, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? ये रीट में पूछा गया अभी, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ तौर विशेषताओं से एक पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधान है और विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्राप्त की गई है? ब्रिटिश से। विधि निर्माण आती है ब्रिटिश से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से आई है? ब्रिटिश संविधान से। ये हो जाएगा ए का, हो जाएगा बी। दूसरा सेकंड है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये होती है अपने अमेरिका से। कहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तीसरा है स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत आए हैं फ्रांस से। कहाँ से? मैंने बताया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों फ्रांस से आए हैं, जो कि उदेशिका में है। अवशिष्ट शक्तियां अभी मैंने बताया, तो ये आंसर कनाडा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा अपना बी होगा, फिर सी, फिर ए डी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न लेके आऊँ ताकि आप अच्छे तरीके से इनको क्या करो, एक ही प्रश्न में सभी टॉपिक आपका कवर हो जाए। संविधान सभा दी हुई है और अध्यक्ष दिए हुए हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौन हो जाएंगे? इसमें बताना है कि गलत युग्म है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी थे, ये सही है। संघ संविधान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मैंने बताया था, और प्रांतीय थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो एक नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था? ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, तो इसलिए मैंने प्रश्न डाला। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 15। कितनी? 15 संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी, याद रखना है आपको, भारतीय संविधान सभा जब बनी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? हिंदी देश की राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की भाषा राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के अंदर। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? तो 22 भाषाएं। मैंने आपको बताया कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। किसका? भाषा का उल्लेख है, ठीक है। और दल बदल किस में हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान निहित है? कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग किया जाता है अनुच्छेद 50 में, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। अनुच्छेद 50 में ये दिया हुआ है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही, अपने पढ़ा। समान नागरिकता संहिता, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ग्राम पंचायत का उल्लेख बिल्कुल सही है, 40 में। अब ऑप्शन रह गया हमारे पास 2, इसमें बताइए। और समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिकता संहिता यानी कई बार ऐसा लिखा आता है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में है। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42, ये गलत हो जाएगा। और एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 51 इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि किस में दी है? अनुच्छेद 51 में दी हुई है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु का संरक्षण किस में होगा? अनुच्छेद 49 में होगा। आपसे पूछे कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 में होगा। ये कुछ जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न है अनुच्छेद
45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख व शिक्षा का पाबंद है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है अनुच्छेद 45 वाला। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करता है? बाकी आ भी गया अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 आ जाएगा। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या क्या है? 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 11वीं अनुसूची में तो कितने हो जाएंगे? 29। इस 11वीं अनुसूची का संबंध आपसे पूछे तो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची आपसे पूछे तो नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? नगर पालिका। ये 73वां संविधान संशोधन, ये 73वें में है और ये 74वें में। इसके अंदर 29 विषय हैं, याद रखना इस 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात करेंगे, किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हमें। कौन कौन से? 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहले बात करूंगा मैं समानता का। सबसे पहले सभी को समान अवसर की समानता है 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इसमें अलग अलग है। फिर दूसरा हमें स्वतंत्रता, सब में क्या है? स्वतंत्रता है। 19 से लेकर 22 तक क्या चलती है? स्वतंत्रता चलती है। फिर शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो 25 से लेकर 28 तक है। फिर हमें दिया हुआ एक शिक्षा व संस्कृति का है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। ये 6 आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 और इनके अनुच्छेद याद रखने हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है इतना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका के बारे में है? तो 12वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन सी? 12वीं अनुसूची के अंदर नगरपालिका से संबंधित है, मैंने पहले भी बता दिया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? जो आप कुछ विद्यार्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं और फॉर्म भरते हो ना, वही है ईडब्ल्यूएस। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 103 के अंदर, 103 के अंदर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूचना का अधिकार, भारत में निवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हमें बताना है कि किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा जो है अधिकार दिया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले सूचना का अधिकार किस में है? सूचना का अधिकार है, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, इसमें आपको पूरा दिखा देंगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सूचना का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 19(1) क में सूचना का अधिकार दिया हुआ है। भारत में निवास का अधिकार दिया हुआ है ये अनुच्छेद 19(1) अ के अंदर 5 नंबर के अंदर। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 क में। याद रखना ये प्रश्न आएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन, ये किस में है? ये है अनुच्छेद 39(6) में। और ये पॉइंट याद रखना, ये और एक शिक्षा का अधिकार वाला, दोनों पॉइंट याद रखने। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? इसका आंसर होगा ये सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है, तो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये रीट प्री में पूछा गया है। अभी इस प्रकार के देखो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये 11वीं अनुसूची में। किस में? 11वीं अनुसूची के अंदर है परिवार कल्याण। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो कौन सा था? कौन सा संविधान संशोधन था इसमें? 44वां था, 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, हटा दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसे डाला गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे, मैंने बताया हुआ है, बताइए। तो पथ निरपेक्ष,
समाजवादी और अखंडता, ये शब्द 3 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य का वित्त आयोग, ग्राम सभा का उल्लेख, राज्य चुनाव आयोग, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। अब बताना है इसमें देखिए जो अनुच्छेद 243A है, इसका उल्लेख है ग्राम सभा से, याद रखना ग्राम सभा का उल्लेख है 243A के अंदर, प्रश्न बन सकता है। फिर 243I की बात करें, ये है राज्यों का वित्त आयोग। 243K की बात करेंगे, ये है राज्य चुनाव आयोग से संबंधित। और 243J का उल्लेख है पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2, 1, 3, 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, बताइए भी। तो ये राज्यपाल से संबंधित है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 156 गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता अनुच्छेद 156 में नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। आपसे पूछे उपाधियों का अंत किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के अंदर है। 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता, और अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता। समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में? समानता के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 के अंदर है कानूनी समानता, ठीक है, सबके लिए सब कानून विधिक होगा। 16 में है अवसर की समानता, ठीक है, और 15 में है धार्मिक लैंगिक सामाजिकता, 17 में सामाजिक समानता और 18 में राजनीतिक समानता। इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद देखिए 51 क आ जाएगा, ठीक है, 51 क के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है, एकल नागरिकता है भारत के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 11 को। इसको अनुच्छेद 11 के अंदर है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा भाग होगा 2 और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किस मामले ने? मैंने कहा था एक प्रश्न पक्का आएगा। तो इन री बेरुवारी यूनियनवाद, ठीक है, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये प्रस्तावना से कुछ वाद हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में असत्य कथन बताइए। तो संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए संविधान को राजनीतिक कुंडली मानी थी के एम मुंशी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, संविधान की कुंजी है प्रस्तावना। ये किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? यह कथन है अर्नेस्ट बार्कर का, ठीक है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ये कथन किसने कहा? संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ये ठाकुरदास भार्गव और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था। ये भी सही है। संविधान का सार है प्रस्तावना, MK गांधी, ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखने क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, याद रखना, मैंने 2 बार 3 बार बता दिए। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम बताना है भी, जिस प्रकार हम प्रस्तावना पढ़ते हैं उसका क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। C नंबर आंसर होगा। ये क्रम बिल्कुल याद रखना है आपको। सबसे पहले संप्रभुता, फिर समाजवादी,
फिर धर्मनिरपेक्ष या यहाँ पे पथ निरपेक्ष भी दिया जा सकता है, फिर प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम और बताना है, जो भी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले शब्द आता है न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर समता और बंधुता। ये भी क्रम आपको याद रखना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? एक प्रश्न इस प्रकार का बनता है, देखिए। तो इसमें जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, गणतंत्र नहीं आएगा, सार्वभौमिक आएगा, सत्ता संपन्न, समाजवादी, ये जनवादी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद में देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा जनवादी वाला। सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पथ निरपेक्ष, फिर जनवादी, फिर आएगा गणतंत्र। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, गणतंत्र लास्ट में आएगा, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए, इनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों व मूल कर्तव्यों में की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? देखिए, आपने शब्द पढ़े होंगे, समानता है, बंधुता है, वो किस अनुच्छेद में? इन्हीं अनुच्छेदों में दिए गए, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में दिए गए सारे के सारे। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा जो मौलिक अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, इसे जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। ये है अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 में। और इसे आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसे अब भाग 12 और 300 क के अंदर इसे डाल दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? ये मोस्ट कर लेना, ये पक्का प्रश्न आएगा। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन सा बन गया है? 21A, अनुच्छेद 21A बन गया है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार कौन कौन से हैं? मूल अधिकार की बात करें, संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। तो अधिकार हैं कौन से? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य हैं। ठीक है, ये प्रश्न इसका हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार किस संशोधन के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है आपातकाल के दौरान जो है लागू किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने सरकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है? मैंने आपको बताया कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(4) कै संबंधित है? अनुच्छेद 16(4) की बात करें, ये किससे संबंधित है? ये है पदोन्नति में आरक्षण से, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है? ये प्रश्न आता है बार बार। तो अनुच्छेद 13 के अंदर दिया हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के अनुच्छेद की बात करेंगे, ये है अनुच्छेद 39 घ के अंदर दिया हुआ है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? स्थगन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? भी कौन सा करता है? अनुच्छेद 359 करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है? तो किसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 300 में है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है अभी। 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई, ये था संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था भी, ठीक है, 61वां। अब देखिए, मूल अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद दिए हुए हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अंतःकरण का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बालाश्रम का प्रतिषेध और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है ये, ठीक है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। बालात श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 के अंदर है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 के अंदर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? स्पेशल टॉपिक है आपके बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित, तो वहां से भी प्रश्न बनाए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? इसे बनाया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बनाया गया? इसे स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया है। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के द्रव्य व्यापार या बालात श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसमें जो गलत होगा वो होगा डी नंबर। मानव के द्रव्य व्यापार व बालात श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो डी नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है या अवाद योग्य है या लचीले है या कठोर है? मौलिक अधिकार क्या है? एक वाद योग्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से तो 11 मौलिक कर्तव्य है, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना भी है, बड़ों का सम्मान करना ये नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो किसमें? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं? तो संविधान के 39A में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? 39A में समाहित है। निम्नलिखित सूची पी को निर्देशित सिद्धांत और सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार, स्मारकों का संरक्षण, मैंने अभी आपको जस्ट बताए थे। सबसे पहले समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा है अनुच्छेद 48A में, पर्यावरण का जो है अनुच्छेद 48A में। काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। स्मारकों के संरक्षण की अनुच्छेद 49, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा 2, 1, 3, 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। 2002 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिकता सहायता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिकता प्रदान की गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कथन का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 51A के अंदर। किसके अंदर है? अनुच्छेद 51A के अंदर। ये हो जाएगा अनुच्छेद 51A के अंदर। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये है अपने अनुच्छेद
ए में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और अगला है ये, इसमें हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति और देश की रक्षा, बिल्कुल सही, 51 ए में ही हो जाएगा। और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में, ये भी इसमें आ जाएगा। ये मूल कर्तव्य वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा, प्राकृतिक सार्वजनिक संपत्ति का, ये सारे के सारे मूल कर्तव्य के अंदर है 51 क के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, ये सारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। एक अलग है इसमें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन, सारे मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, तो ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित दीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, ये गलत हो जाएगा, ये 40 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42। कृषि व पशुपालन का गठन अनुच्छेद 43। तो इसमें देखिए कौन सा गलत हो जाएगा, सही सुमेलित है। सुमेलित युग्म पहचानिए तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान वेतन किसमें है, 39 के अंदर है, अनुच्छेद 39 के अंदर है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, ये 39 ए के अंदर है, ये किसमें 39 ए के अंदर है। और बाकी ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान, ये 42 में नहीं था, 39 ए में है। कृषि व पशुपालन का गठन, ये किस अनुच्छेद में बताइए भी, कृषि और पशुपालन का गठन। और ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, अपने 40 में, और ये होगा अनुच्छेद 48 में, कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो मूल कर्तव्यों को किया गया था अपने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। कौन सा, अनुच्छेद 51। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण व सुधार शामिल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48 ए के अंदर पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इनमें अंतर है उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। ये थोड़े से याद रखें। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अब देखिए कुछ पॉइंट हैं जो राष्ट्रपति को आपको कंप्लीट करेगा पूरा। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का अनुच्छेद है। देखिए राष्ट्रपति सबसे पहले हम पकड़ेंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग को अनुच्छेद 61 के तहत है, अनुच्छेद 61 के तहत है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 3 नंबर, ए का होगा अपना 4 नंबर। अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख है, अनुच्छेद 54 के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद 54 हो जाएगा इसमें। और योग्यताएं किस में दी हुई है, अपने योग्यताएं दी हुई है अनुच्छेद 58 के अंदर, राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 के अंदर है। एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये किस अनुच्छेद में है, उल्लंघन की बात करेंगे डी का होगा 3 नंबर, अनुच्छेद 61, ठीक है। और सी का होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है प्रश्न में, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद कहता है अपना 52, राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है, पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में है, राष्ट्रपति में है, ये होगा अनुच्छेद 53 का।
अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में होगा? 5-4 में, यानी याद रखना 5-4-54 में होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर अनुच्छेद आता है अपने पास अनुच्छेद 55, 5-5 कहता है कि निर्वाचन 5-5 बार निर्वाचन करना है, यानी निर्वाचन की जो रीति है वो 55 में, अनुच्छेद 55 में, यानी 5-5 बार निर्वाचन की रीति। उसके बाद में अपने पास आता है कौन सा? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है। अनुच्छेद राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल का उल्लेख है इसके अंदर, ठीक है। 5 वर्ष के बाद पद पर बना रहता है वो सेम। उसके बाद में अनुच्छेद आता है अपने पास 57, ये होता है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में है। फिर अनुच्छेद 58 की बात करेंगे, 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएँ, योग्यताएँ, अनुच्छेद 58 में है योग्यताएँ। फिर अनुच्छेद बात 59 में, अनुच्छेद 59 में है पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें क्या होगी, यानी पद निर्धारित किया तो उसकी शर्तें क्या होंगी। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 में, 60 में लेगा वो शपथ, 60 साल का होते ही वो क्या लेगा? शपथ लेगा, यानी याद रखना शपथ वह ये किस में है? अनुच्छेद 60 के अंदर है। अगले हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग है अनुच्छेद 61 के अंदर। 62 के अंदर फिर अलग राष्ट्रपति के पद में रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्तियां इस प्रकार की है। 65 फिर 71, 72 इस प्रकार चलता रहेगा। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के जो समाधान की शक्तियाँ हैं, समाधान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में, अभी समाधान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के अंदर है, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे भारत के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 58, क्या ये सही है? अनुच्छेद 58 में तो क्या है? योग्यताएं हैं, 58 में योग्यताएं हैं, तो इसमें बी का 1 होगा, बी का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। फिर योग्यताएं तो 58 में हैं। फिर निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, इसका क्या होगा? देखिए बी का 1 होगा और इसका होगा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद जो नीति जो है हमारे अनुच्छेद 54 में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 54 के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 हो जाएगा। योग्यता अनुच्छेद 58 में है और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन 56 की बात करें तो 56 में क्या होगा? अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन सी वीटो शक्तियाँ इनमें से है? वीटो शक्तियाँ पूर्ण वीटो है, पॉकेट वीटो भी है, निलंबित वीटो भी है, उपयुक्त सभी सारी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85(1) के तहत। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत? यानी 85(1) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। याद रखना राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है अनुच्छेद 111 में। 111 में क्या है? वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना निर्वाचन, और निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कब करवाओगे आप? तो अनुच्छेद 54 में करवाओगे, अनुच्छेद 54 में करवाओगे। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 352, ठीक है, 352 राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 यानी 2/3
जो है बहुमत होना चाहिए। याद रखना है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना प्रतिशत बहुमत होना चाहिए। इस महाभियोग का उल्लेख किसमें है? 61 में है। किसमें है? 61 में है। और याद रखना, और 2/3 बहुमत होना जरूरी है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस पहले दिया जाएगा? अगर हम महाभियोग लगा रहे हैं तो उसे कितने दिन पहले? 14 दिन पहले हम नोटिस जारी करेंगे। जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है आपका जिला प्रशासन, तो उसमें होता है जिला अधिकारी। जिला स्तर पर होता है जिला अधिकारी। निम्न में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? देखिए, राज्य स्तर है, स्थानीय स्तर है, जिला स्तर है। तो इसमें पूछा कि भारत सरकार का एक नहीं है तो जिला स्तर नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर होगा, राज्य स्तर होगा और स्थानीय स्तर होगा। ठीक है। निम्न में से जिलाधीश के कार्य क्या है? जिलाधीश के कार्य हैं जिले में जनगणना करवाना, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व पूरा करना, सभी हो जाएंगे जिलाधीश का कार्य है ये। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विषय कहा जाता था। भूमि संबंधी विवाद प्रस्तुत करता है राजस्व न्यायालय में होता है। याद रखना, भूमि संबंधी जितने विवाद हैं वो राजस्व न्यायालय में किए जाएंगे। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 124। ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, क्योंकि आपके स्पेशल टॉपिक है भी न्यायालय से संबंधित। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की जाती है तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा पदोन्नति की जाती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है उच्चतम न्यायालय में? तो ये की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना जरूरी है? भी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की क्या आयु है? तो इनकी आयु होती है 65 वर्ष। क्या होती है? 65 वर्ष आयु होती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संपादित करता है? राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है अनुच्छेद 43 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में विधिक सेवा दिवस कब बनाया जाता है? ये रीट में पूछा गया था। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 126। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 126 में की जाती है। ठीक है। आपने सुना होगा कि ये जो है कार्यवाहक पद पर रहे थे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती वाद 1973। ये डेट याद रखना, ये सीधा का सीधा आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी जिला स्तर पर जो जितने भी उपभोक्ता विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? जिला फोरम करेगी, और रीट में पूछा गया जिला फोरम। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 124(4) में। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो कौन सी पद्धति? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी? अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली।
एक होता है इसमें पद्धति कौन सी होती है, प्रणाली कौन सी होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में है, अनुच्छेद 5 में हम क्या करवाएंगे, इसकी निर्वाचन करवाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्वीप क्या है, ये रीट में पूछा गया था, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। स्वीप किससे संबंधित है, स्वीप है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। भारत में जब मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। पॉइंट याद रखना है ये। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक यानी वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया था, तो 2004 में प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की शक्ति निहित है, यानी चुनाव आयोग को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 324 के अंदर चुनाव आयोग में शक्ति निहित है। भारत का निर्वाचन आयोग है किस प्रकार का है, एक ये संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। याद रखना है, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि निर्वाचन। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणीकृत कदाचार के आधार पर। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में देखिए, लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, तो इसमें जो सीमित करता है वो है संविधान का है 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें जो है मंत्री जितने भी हैं मंत्री, इनकी जो परिषद के आकार है वो सीमित कर दिए गए थे, ये याद रखना भी। 2003 का है 91वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सलाह से कार्य करता है, कौन करता है, मंत्रिपरिषद। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किस में निहित होती है, संसद के किस सदन द्वारा। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका की बात करें तो जो निहित होती है वो किसमें, मंत्रिपरिषद में। ठीक है, संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है लोकसभा, यानी लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई, तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घटना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है, संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, कौन सा शब्द है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ग्राम सभा को, तो किसमें 73वां संविधान संशोधन के तहत
ग्राम सभा को जो है 73वां संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके तहत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये यहाँ पे 77वां होना चाहिए शायद, यहाँ पे 77वां नहीं, यहाँ पे 73वां है, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसमें देखिए, पथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी उपयुक्त सभी कथन जोड़े गए थे, याद रखना है प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। बार बार प्रश्न आ गया ये। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन कौन करता है? तो तहसीलदार करेगा। कौन करेगा? तहसीलदार। उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में और राजस्व का प्रशासन कौन करेगा? तहसीलदार। संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए जिले स्तर पर चुनाव को नियंत्रण में प्रतिबंधित करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देगा संभागीय आयुक्त को भी। उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? उपखंड का प्रशासन तो ये होता है एसडीएम के पास। किसके? एसडीएम होता है उपखंड पर, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? तहसील। सबसे छोटी इकाई तहसील हो जाएगी इसमें, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से। जिला प्रशासन का प्रमुख होता है जिलाधीश। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधीश होता है। राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय का कार्य करता है जिलाधीश। कौन करेगा? जिलाधीश। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? इसमें जिला हो जाएगी। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई जिला। अगला, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया था। 1 जून 1993 को। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग और अनुसूची कौन सी है? 74वें संविधान संशोधन में एक तो भाग 9 का जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई, ठीक है, याद रखना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कितने कृत्य दिए गए हैं? कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 विषय दिए गए। किनको? शहरी स्थानीय निकाय को कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाएगी। तो राजस्थान के अंदर बलवंत राय समिति के आधार पर, याद रखना है, त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाएगी। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो इसमें बताना है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत है इसमें 50%। कितना है? 50%। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए अति आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो कितवां भाग भी? 10वां भाग, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होगी। यानी एक साल में कितनी बैठकें होगी? 2 बैठकें होगी। 2 बैठक होगी ग्राम सभा की, ठीक है। कितनी? 2 बैठक होगी। और ग्राम सभा की बैठक के लिए सदस्यों का जो न्यूनतम भाग होगा वो 1/10 भाग उपस्थित होगा, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPRA लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1994, ठीक है, सी नंबर। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान के अंदर। तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल द्वारा की जाती है तहसीलदार की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, यहाँ पे हो जाएगा भूमि कर, और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भूमि कर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद 243A, याद रखना 243A में
ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम बात करें 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, याद रखना 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 जड सी में जिला योजना समिति का गठन, गलत है। 243 एस में वार्ड समितियों का गठन व संरचना है। 243 जड ई में महानगर योजना समिति का गठन है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां का उल्लेख है? तो जो धारा है 84 के अंदर, धारा 84 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में? तो 84 जो धारा है उसमें कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख दिया गया है। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच जिसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है, ये बेसिक जो है प्रश्न जरूर आएंगे, तो खंड विकास अधिकारी को देगा। बात किसकी पूछ रहे हैं? राजस्थान में जो वार्ड पंच है या उप सरपंच है, किससे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? वो खंड विकास अधिकारी यानी वीडीओ को, ठीक है, खंड विकास अधिकारी होता है। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? तो कुल संख्या की उसमें 1/3 होगी, ठीक है, कितनी होगी? 1/3 होगी। पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास अगर प्रस्ताव हुआ है तो। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? पंचायत समिति का सदस्य तो वो देगा प्रधान और पंचायत समिति को, ठीक है, प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों को संबोधित करके अपना क्या देगा? त्याग पत्र देगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 फैम में क्या वर्णित है? 243 फैम में वर्णित है नगर पालिका के सदस्य की योग्यताएं, निर्हरताएं, क्या है? निर्हरताएं। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो इसमें ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना होगी। ये याद रखना है क्योंकि ये बार बार प्रश्न आएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो स्थानीय स्वशासन से। किससे है? स्थानीय स्वशासन से। बाकी मैं बता चुका हूँ। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपेगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। पंचायत समिति के अंदर जो भी विकास अधिकारी है उसे सरपंच अपना त्यागपत्र देगा। पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं? तो इसमें एक है जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत। ये है पंचायती राज की 3 स्तर और तीनों को याद रखना है। इसी प्रकार क्रम से पूछा जा सकता है आपसे। पंचायत दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ये याद रखना। पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को भी। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो ये होती है कुल सदस्य के 10वां भाग। पहले अभी मैंने बताया था, यानी प्रत्येक वर्ष में 2 बैठक होगी और कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा गणपूर्ति के लिए। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है? अब बालकों से संबंधित एक टॉपिक है आपका, तो हेल्पलाइन नंबर दिया है 1098। ये प्रश्न पूछा भी गया है। भारत में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 2015 में। कब? 2015 में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। 26 सितंबर 1994 को। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 39E में दिए गए हैं। किसमें? 39E में। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 9 जून 2009 को। याद रखने ये, क्योंकि ये टॉपिक है आपका स्पेशल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल 2। यह महिला व बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। कौन सा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2009 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री या खदान में नियोजन का निषेध किया गया है?
तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, ठीक है, याद रखना है, कोई फैक्ट्री में नहीं लगाएगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यहाँ से एक प्रश्न ये पक्का आएगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया है? पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया? 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 ए आंसर होगा अभी, ठीक है, ए 14 नवंबर 2012 को ये डेट आपको याद रखनी है बच्चों के लिए। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ये किया गया 2018 के अंदर, ठीक है, 2018 के अंदर। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये 1986 में, ये मोस्ट कर लेना भी, बाल एवं किशोर श्रम 1986 में अधिनियम बनाया गया इसको। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम लड़की और कितने वर्ष से कम लड़के को नाबालिग माना जाएगा? तो इसका आंसर माना गया है 18 और 21, याद रखना 18 और 21। लड़की की 18 है और क्रम भी याद रखना है, इसने पूछा लड़की का तो पहले जवाब लड़की का होगा, 21-18 मत कर देना, ठीक है। प्रश्न को पढ़े और जिस प्रकार ऑप्शन है उसी प्रकार प्रश्न को सेट करें। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2001 में महिला सशक्तिकरण के वर्ष को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष थी शांता सिन्हा। कौन थी? शांता सिन्हा। महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ कब किया गया? ये प्रश्न याद रखने आपको 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना का कब प्रारंभ की गई? मुखबिर योजना 30 जुलाई 2012 को, 30 जुलाई 2012 को, इसको मोस्ट कर लेना भी। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? ये 2007 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब संसद के कुछ प्रश्न है, टॉपिक रह गए थे, तो अनुच्छेद 79 के अंदर जो है संसद का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है, बाकी मैंने बताया हुआ है। भारतीय संसद किससे बनती है भी? भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति डी। लोकसभा का उल्लेख है 81 के अंदर, राज्यसभा का है 80 के अंदर, और राष्ट्रपति आप जानते ही हो, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो आज के इतने ही प्रश्न थे हमारे, लगभग 300 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ प्रताप क्लासेस पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान की जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तैयारी करें, वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसको अच्छी तरीके से निकालें। जो फर्स्ट ग्रेड के साथ ही तैयारी करें हैं, पटवार है, वीडियो है, जेल प्रेरी है, या आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपका इंडिया और वर्ल्ड का करंट आएगा, तो डेली टेस्ट करें, डेली फिर वीकली टेस्ट करें, मंथली टेस्ट करें, उसके बाद में इन PDF को अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयारी करते रहें। इसके बाद में जो साथी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको भारत और राजस्थान का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स मिल रहा है, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको कवर पाएँ। जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक दिए हुए करंट के, वही टॉपिक इसमें मिलेंगे, और आपको दिक्कत लगे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, मात्र 100 रुपये में यह टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो इन पॉलिटिकल के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ें और ध्यान दें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार आपने तैयार किया है। जो साथी लंबे समय से तैयारी करें उनके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन जो साथी नए अभी B.Ed किए जिन्होंने, तो उनके लिए थोड़ा कठिन है। तो आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लें और आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो लगभग 12 से 13 प्रश्न आएंगे, तो आपको लगभग मिल जाएंगे, और आप एक बार प्रश्न पढ़े होंगे तो आप आसानी से उनको कर भी पाएंगे। तो अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।